Hello friends, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. Today I am here again with the important and new topic from the chapter 11th of Biology NCERT. चैप्टर 11th NCERT बुक में से ये टॉपिक मैंने लिया है और जो मैंने लास्ट वीडियो शेयर किया था, प्रीवियस वीडियो अबाउट क्लोनिंग वेक्टर्स, उसी का पार्ट 2 है ये वीडियो, या फिर आप कह सकते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स का ही एक टॉपिक है ये, कि कैसे क्लोनिंग वेक्टर्स जो होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था और उसमें उसी का पार्ट 2 मैं बना रही हूँ कि आज हम इसमें पढ़ेंगे कैसे हम रिकॉग्निशन करेंगे फॉरेन डीएनए का जो इंसर्ट कराया जाना है होस्ट सेल में। अगर आपको याद है मेरा प्रीवियस वीडियो के बारे में, देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। ये देखिए लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था, ये क्लोनिंग वेक्टर्स, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, यूज पढ़ा था एंड कैरेक्टर्स पढ़ा था। उसमें मैंने कैरेक्टर्स में आपको मैंने बताया था ORIC होना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने सिलेक्टेबल मार्कर एक जगह बताई थी आपको। सिलेक्टेबल मार्कर एक ऐसी जगह होती है जो आइडेंटिफाई करवाती है कि क्लोनिंग हुई। सिलेक्टेबल मार्कर एक ऐसी साइट है जो ये रिकॉग्निशन करवाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को एंड रिकॉम्बिनेंट्स को, ट्रांसफॉर्मेंट्स को एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग करने का, सिलेक्ट करने का काम करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। इनके लिए हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स को। तो अभी हम इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स से कैसे ये चीज़ करते हैं इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इस पेज में, ये देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन डीएनए इंसर्टेड इनटू होस्ट सेल। होस्ट सेल में जब हमने फॉरेन डीएनए डलवा दिया है तो वो हुआ है या नहीं हुआ है, इंसर्शन हुआ है या नहीं हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं वो चीज़ हुई है या नहीं हुई है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्लाज्मिड में होने ज़रूरी हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर्स कौन से होते हैं मैंने आपको बताए थे, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल एटसेट्रा एटसेट्रा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स होती हैं जो सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में काम करती हैं, ठीक है। तो देखिए टॉपिक है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन डीएनए इंसर्टेड इनटू होस्ट सेल, यानी कि हम इस टॉपिक में क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स बाय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, प्लाज्मिड के अंदर सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं और सिलेक्टेबल मार्कर्स के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स होती हैं या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, जिनकी हेल्प से हमें आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो वही हम पढ़ने वाले हैं। फॉर इंस्टेंस, मतलब एग्जाम्पल के लिए, ये देखिए पहले हमने ये बात की है एक प्लाज्मिड की। कौन सा है ये प्लाज्मिड? PBr322। इस PBr322 के बारे में मैंने पूरा आपको लास्ट वीडियो में आपने को बताया है। सब कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज मैंने PBr322 को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। ये देखिए इसके पास 2 रेजिस्टेंट साइट्स हैं, ठीक है। PBr322 के पास 2 रेजिस्टेंट साइट्स होती हैं, एक तो एम्पिसिलिन की है, दूसरी टेट्रासाइक्लिन की है। ये भी पॉइंट मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इसके बाद ये इसकी ORIC है और ये रोप है। रोप मतलब वो प्रोटीन्स जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन करवाएंगे या फिर रेप्लिकेशन करवाएंगे वो प्रोटीन्स। और RS ये जो है ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करेगा और इसके फ्रेगमेंट्स करेगा। तो ये है आपका PBr322। अब मैंने इसमें क्या किया, PBr322 के लिए मैंने केस 1 लिया है और ये केस 2 लिया है। 2 केस हम इस एक PBr322 को लेकर पढ़ेंगे। देखिए पहला केस क्या लिया मैंने, PBr322 एंड फॉरेन डीएनए। एक तो मैंने PBr322 लिया और फॉरेन डीएनए को ट्रीट करवाया BAM-H1 से। BAM-H1 इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो रेस्ट्रिक्शन साइट है अपने पास, यहाँ पे इसके पास BAM-H1 साइट है। दोनों को, इसको भी मैंने BAM-H1 से ट्रीट करवाया, इसको भी मैंने BAM-H1 से ट्रीट करवाया, दोनों को ट्रीट करवाया। रेस्ट्रिक्शन साइट है तो दोनों के टुकड़े हो जाएंगे, फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे।
दोनों फ्रेगमेंट्स को मैंने डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़ दिया और ये मैंने बना लिया आरडीएनए। ये मैंने क्या बनाया है, देखिए ये मैंने यहाँ बनाया है आरडीएनए। ये यहाँ पे है रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो मैंने यहाँ लिया है, ठीक है। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये मैंने आरडीएनए बना लिया है। तो ये इसकी एम्पिसिलिन रेसिस्टाइन साइट है। ये टेट्रासाइक्लिन वाली साइड पे यहाँ का फ्रेगमेंट, ये जो टेट्रासाइक्लिन वाला फ्रेगमेंट था, ये फ्रेगमेंट मैंने कट करवा दिया और इसकी जगह मैंने डिजायर्ड फ्रेगमेंट लगवा दिया। बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। If you can see clearly, then you have to see this thing that टेट्रासाइक्लिन इस पार्ट को मैंने कट करवा के, रेस्ट्रिक्शन साइड से कट करवा के यहाँ पर मैंने अपना फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवाया है। दिख रहा होगा आपको, दिस इज आवर फॉरेन डीएनए एट द साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। एम्पिसिलिन वाली को मैंने छेड़ा भी नहीं है, बट टेट्रासाइक्लिन वाली को मैंने रिमूव करके वहां पे मैंने अपना डिजायर्ड डीएनए डलवा दिया। अब ये बन गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें इंसर्ट हो गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ तो ये हो गया है, आपको दिख रहा है, बट हमें इसको मीडियम में तो ये पता नहीं चलता है ना, तो इसीलिए हमें मीडियम में अब क्या करना है, पता करवाना है कि क्या रिकॉम्बिनेशन, अगर ऐसा हुआ है तो इसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, और अगर ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा कैसा ही है, तो इसे हम कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो अब मैं क्या करूंगी, आरडीएनए को, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट पे मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है। अब देखिए इस आरडीएनए को या फिर इस आरडीएनए वाले प्लाज्मिड को, किसको, इस प्लाज्मिड को, इस प्लाज्मिड को मैं क्या करूंगी, इस प्लाज्मिड को मैं अब ग्रो करवाऊंगी एम्पिसिलिन मीडियम में और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में, यानी कि 2 पेट्री डिश लूंगी मैं, और 2 पेट्री डिश में मैंने एक में तो एम्पिसिलिन डाला है, एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करवाया, दूसरा मैंने टेट्रासाइक्लिन डाला है, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करवाया, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसको देखकर आपको पता करना है, ये एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंट साइट है और ये टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट साइट थी, जो हमने यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के दौरान हटवा दी है। तो अब मुझे बताइए ये कहाँ ग्रो करेगा, कौन सी पेट्री डिश में ये ग्रो करेगा, इसमें ग्रो करेगा या इसमें ग्रो करेगा। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि एम्पिसिलिन वाले में तो ये ग्रो करेगा, क्योंकि एम्पिसिलिन की दवा के लिए मैंने जो इसमें रेजिस्टेंट डाला है, एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस इसके पास है, क्योंकि इसकी एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस ही है इसके पास, तो ये एम्पिसिलिन का तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसके पास रेजिस्टेंस ही है, इसलिए इस पे असर नहीं पड़ेगा और इस मीडियम में ये ग्रो करेगा। यस, इट विल ग्रो इन दिस मीडियम बिकॉज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इज सेफ। एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस सेफ है और ये इसका कोई असर नहीं करेगी, दवाई एंटीबायोटिक कोई असर नहीं कर पाएगी इस पे ये वाली। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ऐसे में ग्रो कर रहा है तो ये होगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये होगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो देखिए अब एम्पिसिलिन मीडियम पे तो क्या कहा मैंने, ये ग्रो करेगी क्योंकि रेजिस्टेंसी है, एंड टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे ये ग्रो नहीं करेगी क्योंकि रेजिस्टेंसी नहीं है, लॉस्ट हो गई रेजिस्टेंसी। सो अगर टेट्रासाइक्लिन पे अगर ये ग्रो नहीं करती है, इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनना है। और अगर ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे भी ग्रो करती है, देन इट मीन्स यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो दिस इज अ केस 1 जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि रिकॉम्बिनेंट बना है या नहीं बना है। यस, तो उसके बाद देखिए मैंने क्या बताया आपको, PBR 322 को फॉरेन डीएनए से जब हम क्या करते हैं, लाइगेट करते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं एक, तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है अब ये टेट्रासाइक्लिन साइट पे बना है, ठीक है। इसलिए टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंसी इस प्लाज्मिड में खो गई है, इसीलिए ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं करेगा। और क्योंकि एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंसी अभी भी इसके पास प्रेजेंट है, इसीलिए ये एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा। तो अगर ये टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करता है तो ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्म्ड, यानी कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ है। लेकिन अगर ये एम्पिसिलिन में ग्रो करता है, ठीक है, एम्पिसिलिन तो ग्रो करेगा ही है, और अगर यहाँ ग्रो नहीं करे तो हम ये कहेंगे कि हाँ एम्पिसिलिन पे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लगाया था और जिसकी वजह से ये एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं किया, ठीक है। दिस इज योर केस 2। तो ये मैंने आपको बताया केस 1 किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट।
बाय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स या फिर सिलेक्टेबल मार्कर। इसी को हम सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। ये प्लाज्मिड है। कौन सा प्लाज्मिड? PBR322। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्लाज्मिड है ये PBR322। इसके पास ये ओराई साइट है, ये रोप मतलब वो प्रोटीन्स जो कोड करते हैं रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है, दे आर रोप। उसके बाद ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट है, एंड ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट लगाएगा। तो यहाँ मैंने कट लगवाया था टेट्रासाइक्लिन साइट पर, ठीक है। BAM-H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया था, जो रिस्ट्रिक्शन साइट थी उस BAM-H1 ने यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को रिमूव किया और यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया। इसीलिए यहाँ पर इस सिचुएशन में, इस केस में टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे तो ये ग्रो नहीं करेगा एंड एम्पिसिलिन मीडियम पे ये ग्रो करेगा। जस्ट रिवर्स है ये सेकंड केस। देखिए सेकंड केस में क्या है, केस 2 में वही सेम PBR322 प्लाज्मिड को मैंने फॉरेन DNA से इंसर्ट करवाया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाया, ठीक है। और यहाँ जो मैंने कट करवाया है ये मैंने पार्ट लिया है एम्पिसिलिन का। पिछले केस में मैंने टेट्रासाइक्लिन का पार्ट लिया था। नाउ आई एम टेकिंग द पार्ट ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट। इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट की वजह से अब देखिए क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट DNA रिकॉम्बिनेशन जो हुआ है वो एम्पिसिलिन साइट पे हुआ है। इसीलिए एम्पिसिलिन मीडियम में ये ग्रो नहीं करेगा क्योंकि एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंसी इसमें खो गई है। बट टेट्रासाइक्लिन में ये ग्रो करेगा एंड टेट्रासाइक्लिन में ये ग्रो करके शो करेगा कि इसमें टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंसी है, ठीक है। इट मीन्स दिस टू केसेस आर शोइंग दैट सिलेक्टेबल मार्कर्स जो प्लाज्मिड में होते हैं वो ये शो करते हैं कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं वो हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अगेन आई एम रिवाइजिंग, क्या कहा है इसमें, प्लाज्मिड के अंदर जो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं जो कौन से होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स होती हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स कौन सी हैं मैंने आपको बताई, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और एक क्लोरामफेनिकोल भी होती है जिसका एग्जाम्पल हमने यहाँ नहीं पढ़ा है, ठीक है। एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन दो पे मैंने आपको बताया है। पहले केस में मैंने टेट्रासाइक्लिन पर रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया, दूसरे केस में मैंने एम्पिसिलिन साइट पर रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया। तो जहाँ पे हम रिकॉम्बिनेंट DNA बना रहे हैं उस साइट में, उस मीडियम में इसका ग्रो नहीं होगा एंड अदर मीडियम में उसका ग्रो होगा। तो ये शो करेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एंड इस प्रकार ये ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स से सेपरेट कर देंगे या हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये ऐसे होता है, ठीक है। सो वीडियो समझ में आया होगा। देखिए ये टॉपिक कहाँ से लिया है मैंने, ये टॉपिक चैप्टर 11th NCERT बुक क्लोनिंग वेक्टर की जो टॉपिक है, क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग साइट्स जो टॉपिक है उसमें से लिया है मैंने, ठीक है। बुक से एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आस्क मी अगेन एंड आस्क मी योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को वॉच करने के लिए। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगेन एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी एंड हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच गाइज।